ठीक, देखिए चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया क्या गया है, पहले ये मतलब जानते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, किसी चीज का आउटकम क्या होता है? आउटकम का मतलब रिजल्ट, ठीक है। अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, तो ओवरऑल जो डेमोक्रेसी है उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश के ऊपर। देश तरक्की करेगा कि देश जो है वो, उससे देश का नुकसान होगा। देश के अंदर लोगों के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर के क्या सोच होगी, अच्छी सोच होगी, बुरी सोच होगी, देश जो है उससे डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, ये सब कुछ इस चैप्टर में तुमको जानने के लिए मिलेगा। ठीक, तो पहले तो डिबेटेबल जो क्वेश्चन है वो वही बनता है कि आपके हिसाब से डेमोक्रेसी का आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, क्या लगता है? बताइए, आपके हिसाब से जो डेमोक्रेसी का आउटकम है, डेमोक्रेसी का आउटकम दो तरह का हो सकता है। आइदर इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, या फिर नेगेटिव। क्या लगता है कि आपके हिसाब से किसी डेमोक्रेसी का जो आउटकम है वो अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि इस समय मैक्सिमम देश, दुनिया के ज्यादातर देश जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ही फॉलो करते हैं। और इंडिया का भी जो पूरा नाम है वो क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए क्या लगता है? रिपब्लिक कहने का मतलब ही होता है कि देश का जो सर्वोच्च नेता कौन है? भारत का प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होगा विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल्स, है ना, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो आपके व्यूज जानने की कोशिश करेगा वो। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है? इंडिया। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब तो पता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से। ठीक है, यहां पे लोगों को ही प्रधान माना गया है, यानी कि लोग ही मिलकर के क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं सुन करके। अच्छा, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, क्यों? पहला पॉइंट उठता है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या ये कहना मेरा सही है? क्या हम इसमें कोई गलती कर दिए बोल करके? अगर गलती नहीं की है तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है, और इसके ऊपर आपको लगभग 50 शब्दों में, 50 से 60 शब्दों में लिखा गया व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेटर देन डिक्टेटरशिप। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? तो आप लिखेंगे डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप इन फॉलोइंग वेज। उसके बाद से पॉइंट डाल करके 4-5 पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक, 4-5 पॉइंट आप ही बताएंगे। बताइए, पहले तुम बताओ, पहला पॉइंट क्या हो सकता है? व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज बेटर देन डिक्टेटरशिप। इट हैज बीन आस्क्ड इन 2022 का ये सवाल है। 2021 में परीक्षाएं नहीं हुई थी, ठीक है, कोरोना के चलते कैंसिल कर दिया गया था एग्जाम को। क्या लगता है, डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप है तो क्यों है? पहला रीजन, बताइए। क्या लिखें? पहला रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन ये हो सकता है कि यहां डिक्टेटरशिप के अंदर पीपल्स को चॉइस नहीं मिलता है, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर हर नॉर्मल सिटीजन जो है वो इलेक्टेड मेंबर को चुनने का अधिकार रखता है। क्या ये सही है ना? बैठिए, तो क्या हो जाएगा? पहला, रिप्रेजेंटेटिव्स, वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड
आर इलेक्टेड बाई पीपल्स लिख लें। ठीक, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वालिटी। देखिए इसमें कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं लिख रहा है जो किसी बुक से लिया गया हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमको गारंटी के साथ ये बात पता है कि आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो ऐसा मान के चलिए 90% ऐसे पॉइंट्स आप लिखेंगे जो आपके खुद के बनाए हुए होंगे, आप किताब को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ करके कोई एसएसटी नहीं जाता है। हम भी एग्जाम देते हैं तो नहीं जाते, हम अपने से ही बना करके लिखते हैं। एसएसटी को लेकर के एकदम निश्चिंत रहते हैं। ठीक, आपको क्या लगता है तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? आप मुझे 4 पॉइंट बता दीजिए, 60 वर्ड्स में ये आंसर आ जाएगा। बताइए। मेरे क्लास में हम चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा बच्चे ही बोले, ताकि उनको सोचने का तरीका समझ में आए, उनको बोलने का तरीका समझ में आए, क्योंकि वन वे टीचिंग तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, आप देख सकते हैं जाकर के। क्या ही मतलब बनता है? तो फिर क्लास का यूज ही क्या है? जब तक क्लास में बच्चे ना बोले तब तक क्लास का कोई यूज ही नहीं है। बताइए तीसरा पॉइंट क्या लिखें? डेमोक्रेसी ये ऑप्शन देता है कि आप अपने लीडर को एक निश्चित समय के बाद बदल सकते हैं। डिक्टेटरशिप आपको ये मौका नहीं देता है ना? सही है कि नहीं? देखिए ये सब पॉइंट जो है वो आपको दिमाग से सोच करके लिखना होगा। डेमोक्रेसी provides option of changing government। एक और पॉइंट बताइए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए बताइए डिक्टेटरशिप के लॉज, डिक्टेटरशिप के कानून और डेमोक्रेसी के कानून में क्या अंतर हो सकता है? डिक्टेटरशिप के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और डेमोक्रेसी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, क्या उन दोनों में कोई बड़ा अंतर हो सकता है? चलिए हम ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। डिक्टेटरशिप फंडामेंटल राइट क्या नहीं देता है? ऐसा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगता है कि आपको क्या आपके हिसाब से और कोई ऑप्शन हो सकता है चौथा? हाँ, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करके उनके कानूनों को बदला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं अमेंडमेंट कैन बी मेड। क्या ये 4 पॉइंट, हर एक पॉइंट जो है वो आप 15 वर्ड्स में लिख पाएंगे? हर एक पॉइंट 15 वर्ड्स में लिख देंगे? कोई दिक्कत? हर एक पॉइंट को अगर 15-15 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर ये 3 नंबर का सवाल है, सपोज 3 नंबर का सवाल है, तो पूरा का पूरा 3 नंबर आपको मिल जाएगा अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो। अगर राइटिंग गंदी है तो फिर 2 महीने में आप राइटिंग नहीं सुधार पाएंगे, है कि नहीं? जिस चीज को बचपन में 10-15 साल लगा हो बिगाड़ने में, उसको 2 महीने में नहीं सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए 3rd, 4th, 5th में राइटिंग सही होती है। तो क्या लगता है ये 4 पॉइंट इसके आंसर के लिए सही होगा? क्लियर है? समझ में आ गया? ये खुद से हम भी बनाए हैं, आप ही के हेल्प लेकर के बनाया है, तो आप लोग आंसर बनाइएगा, खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस बार जो आपका एसएसटी का पेपर है वो 10 तारीख को है, सबसे लास्ट में है, तो आपके पास समय भी मिल रहा है, 1 दिन का गैप भी है, 11:30 बजे के आसपास आपकी छुट्टी हो जाएगी डेली, तो आप जाकर के थोड़ा घर पे मेहनत करिएगा। ठीक, इसके बाद से इसमें आगे बढ़ते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। कोई बता सकता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है?
बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमको भी एक दे दीजिए, थोड़ा सा इसमें से भी मैच करते रहेंगे। बिल्कुल, आउटकम्स रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट को 3 तरीके का स्वभाव रखना चाहिए। सबसे पहला लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अब तीनों का मतलब आप ही बताएंगे, ठीक है, और तीसरा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्या लगता है गवर्नमेंट को लेजिटिमेट होना चाहिए? सबसे पहले लेजिटिमेट का मतलब बता देते हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो कानून बनाए। क्या बनाए? कानून बनाए, वो बिल्स निकाले, बिल्स पास कराए। सही है। कानून बनाने का मतलब बिल पास करना होता है। कानून बनाने का मतलब बिल बनाना होता है। वेरी गुड, अच्छे तरीके से बैठे हैं, क्लास में बैठे हो, ठीक है। तो क्या लगता है कि कानून अगर बनाया जा रहा है तो कानून को इन चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाता होगा कि वो सबके लिए एक बराबर हो। क्या कानून सबके लिए एक बराबर हो सकता है? कौन बोला? क्या आपको लगता है कि कानून सबके लिए एक बराबर होना सही है? बहुत शानदार सवाल पूछा है मैंने। हा? क्या हर रिस्पेक्ट में कानून एक बराबर सबके लिए होना सही है? हा? चलिए एक एग्जांपल देते हैं, समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास एक 6 मीटर ऊंची बाउंड्री है। कितनी? 6 मीटर ऊंची बाउंड्री है और आपके पास 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक। 4 लोग हैं जिसमें इनका एज जो है वो 15 साल है, इनका एज 20 साल है, इनका एज 25 साल है और इनका एज जो है वो 65 साल है। सही है। 4 लोग हैं, चारों का 4 एज है। देश में कानून बनाया गया, देश में कानून ये बनाया गया कि ये जो 6 मीटर ऊंची बाउंड्री है इसको चारों लोग कूद करके इस पार जाएंगे। क्या ये कानून सही है? हा? लेकिन इक्वालिटी तो यहां भी दिख रहा है कि सबको 6 मीटर की बाउंड्री दी गई है, लेकिन क्या ये कानून सही है? बताइए। तो क्या इक्वालिटी हर जगह चलता है? नहीं चलता है। इक्वालिटी हर जगह नहीं चलता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है, इन तीनों के लिए ये बाउंड्री जंप करना पॉसिबल है, लेकिन इस व्यक्ति को क्या चाहिए? अलग से रिजर्वेशन चाहिए। मानते? समझ में आया ना? बताइए हम सही बात बोल रहे हैं? तो इसीलिए इक्वालिटी के साथ साथ रिजर्वेशन बहुत जरूरी है कानून बनाते समय। इसलिए कोई भी कानून बनेगा तो उसमें एक रिजर्व कोटा बनाया जाता है कि पर्टिकुलरली इस सेक्शन के लोगों को, पर्टिकुलरली जो एल्डर सेक्शन के लोग हैं, जो 60 प्लस के लोग हैं, उनको ये चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। बैंक में अगर आप जाते हैं, किनका किनका बैंक में खाता है? बैंक में मेरे ख्याल से आप लोगों का खाता होगा, हाँ, खुलवा लीजिए। बैंक में अगर हम जाते हैं और एफडी करते हैं, एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, मेरे ख्याल से आप लोगों क्या होगा सबका, और ना हो तो मैं चाहता हूं हो जाए आप लोग क्या। तो एफडी में 2 कोटे होते हैं, एक होता है सीनियर सिटीजन का कोटा और एक होता है नॉर्मल सिटीजन का कोटा। सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.45 है, लेकिन नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.6% है, ठीक है। क्या यहां भी इक्वालिटी चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसका मतलब है जो वीकर सेक्शन होगा, वीकर सेक्शन समाज का जो वीकर सेक्शन होगा, अब ओल्ड एज के लोगों को हम वीकर उस सेंस में कह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो क्या कर सके, काम से कर सके, है कि नहीं? वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो इसीलिए उनको फिजिकली वीकर सेक्शन में रख सकते हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी फैसिलिटी देनी जरूरी है ताकि समाज एक बराबर हो सके। क्लियर है? अगर सवाल ऐसा पूछता है तो जरूर लिखिएगा। लेजिटिमेट का मतलब क्या है? कानून बनाने का हक रखना। अब जब गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो किसके हेल्प से बनाएगी? मेजॉरिटी के बेस पे बनाएगी, ठीक। गवर्नमेंट पहले कोई कानून लाएगी, कानून ला करके क्या करेगी? लोगों के सामने
रखेगी। कहां रखेगी? लोअर हाउस में और अपर हाउस में। वहां के लोग उसको वोट करेंगे। वोट करके जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसके फेवर में पड़ते हैं तो उसका सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पास आउट करके आगे भेजा जाता है। ठीक है, अकाउंटेबल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, बताइए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव में कौन जिम्मेदार है? ठीक, देखिए एक इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी एग्जांपल इसको समझने का। सपोज कि एक प्रिंसिपल है, ठीक, स्कूल का, उसके बाद एक टीचर है, ठीक, और फिर उसके बाद बच्चे हैं जिनको चिल्ड्रन सी से दिखाया गया है। ठीक, प्रिंसिपल ने कोई काम दे दिया किसको? टीचर को। अब टीचर ने वो काम किसको दे दिया? बच्चों को। ऐसा ही चलता है। क्लियर है? क्लियर है ना? अब ये लोग काम करेंगे, सही है, उस काम के लिए अकाउंटेबल कौन है, लेकिन पूरे के पूरे काम के लिए जिम्मेदार कौन है? समझ में आया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है ना? प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कभी भी कोई समस्या होती है तो लोग जो है वो सीधे जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है सीधे उसी को बोलते हैं कि इनके राज्य में बहुत गलत हो रहा है, बिजली समय पे नहीं आ रही है, करप्शन ज्यादा हो रहा है, होता है। तो जो आदमी रिस्पॉन्सिव होता है उसी को ब्लेम किया जाता है किसी भी चीज के लिए। समझ में आया? और हिस्ट्री हमेशा लीडर्स के ऊपर ही लिखी जाती है, राजाओं के लिए हिस्ट्री लिखी जाती है। चाहे कोई भी किताब उठा करके बचपन से अभी तक आप जितनी भी हिस्ट्री पढ़े होंगे उसमें कभी भी किसी सामान्य आदमी की बात की गई कि फलाने गांव में कोई सामान्य आदमी था, वो सुबह उठ के ब्रश करता था, फिर बैग टांग के पढ़ने जाता था? ऐसा कोई चैप्टर है? नॉर्मल नहीं है। सब में आएगा लुइस 16 तो लुइस 15 तो ये राजा तो वो राजा तो अकबर तो बाबर तो ये तो वो, हर जगह किंग्स की बात होती है। ठीक है, उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी कौन होता है? हमेशा जो लीडर होता है वही होता है। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब हम आपसे पूछेंगे 4 MCQ, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। पहला MCQ 2025 के सैंपल पेपर का है, 2025 के बोर्ड का है। सवाल है, विच सिस्टम इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम? इनमें से कौन एक व्यक्ति के डिग्निटी और फ्रीडम को बचाए रखने के लिए सबसे आसान साधन है? आपके ऑप्शन है मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या फिर इनमें से कोई नहीं। 2025 में। ठीक, अगला सवाल कह रहा है ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? आपको हिंट कर दें कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक, 5 सितंबर, 15 अगस्त, 14 नवंबर या 10 दिसंबर? ठीक, अगला सवाल, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज डिक्टेटरशिप विल प्रिफर्ड ओवर डेमोक्रेसी? इनमें से कौन से देश में डेमोक्रेसी से ज्यादा महत्व डिक्टेटरशिप को दिया गया है? आपके ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? ठीक है, एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर दें कि इनमें से कौन से देश में आज भी डेमोक्रेसी से ज्यादा डिक्टेटरशिप को महत्व दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। हाँ, नहीं, श्रीलंका नहीं, ये पाकिस्तान है। ठीक, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता भी होगा ये सवाल। कह रहा है व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया? भारत में वोटिंग एज क्या है? 21 साल, 20 साल, 25 साल या 18 साल? ठीक, ये 2022,
23 और 25 तीनों में आया हुआ सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है? पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, अकाउंटेबल गवर्नमेंट या रूल ऑफ मेजॉरिटी। इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है? पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, अकाउंटेबल गवर्नमेंट या रूल ऑफ मेजॉरिटी। रूल ऑफ मेजॉरिटी पब्लिक डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी 2024 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, वही सेम सवाल है इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से 2024 का सवाल है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी से संबंधित है? ऑप्शन है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दूसरा है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। इंजॉय कर रहे हो क्या बेटा? अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा ध्यान दो। नौका बिहार वाला फीलिंग आ रहा है तुमको? ऐसे कुछ सोच रहा है, पता नहीं क्या हंस रहा है। हम तो इतने सुंदर नहीं हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी? 4 ऑप्शंस हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दूसरा ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, तीसरा अकाउंटेबल गवर्नमेंट या फिर इनमें से तीनों? अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ठीक, एक बार फिर से 2024 का सवाल है। व्हाट इज द मेजर फीचर, व्हाट इज द मेजर, ध्यान दीजिए सवाल पे, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का मेजर फीचर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है? सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, बिल्डिंग नेशनल कैरेक्टर, तीसरा प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दीज? हाँ, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट। देखिए, जिस सवाल को हम अभी यहां पे डिस्कस किए हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा है। कह रहा है कि मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ, बताइए कोई सा भी बोर्ड हो, उससे क्या मतलब है? कोर्स सेम है, बोर्ड के चक्कर मत पड़िए। बताइए, डेमोक्रेसी आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन है, सवाल है, सवाल सेम क्वेश्चन। देखिए, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। सेम क्वेश्चन है, ये आपका 2024-25 दोनों का है और इसके 3 आंसर्स लिखे गए हैं। देखते हैं कि किस तरीके से आंसर जो है मैच करता है। पहला कह रहा है इट जनरेट्स द सेंस ऑफ इक्वालिटी, हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद कह रहा है कि डिग्निफाइड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सबको उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद है जुडिशरी एंड डिसीजन मेकिंग बोथ फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। इसमें लिखा है कि जुडिशरी यानी कि देश में जो न्यायपालिका है, जहां पे आपको न्याय दिया जाता है वो, और डिसीजन मेकिंग यानी कि गवर्नमेंट, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। जुडिशरी के जो लोग हैं, जज, वकील, इनको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये दोनों गवर्नमेंट की ही संस्थाएं हैं, लेकिन इनको आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट का जज होगा, ये लोग किसी से नहीं डरते हैं। ये लोग आईएएस ऑफिसर्स मतलब कुछ नहीं समझते। हाँ बताइए, बुक लेने जाना है, 2 मिनट रुक जाओ, ये खत्म हो जाए, चला जाए। ठीक, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन दोबारा ये रिपीट किया। कह रहा है कि हाउ डज डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट? हाउ डज डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर
फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एनसीईआरटी का ये सवाल है। इसमें सीबीएसई और यूपी बोर्ड में कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। ये एनसीईआरटी 2022 में और 24 दोनों साल आया है। ये सेम क्वेश्चन है, तीनों को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? आए ये सब तो लिख देंगे बना के। फिर है, अंडर व्हाट कंडीशन डज डेमोक्रेसी मैनेज सिविल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी एंड ब्रिंग्स अबाउट हार्मोनी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, डेमोक्रेसी डज नॉट मीन्स रूल ऑफ मेजोरिटी अलोन। डेमोक्रेसी सिर्फ इस बात पे भरोसा नहीं करता है कि रूल ऑफ मेजोरिटी ही चले, यानी कि जो पक्ष चुनाव जीता है कानून तो वही बनाएगा, लेकिन कानून सबके ऊपर एक बराबर तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है? अब जब कानून सबके लिए एक बराबर हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं। कानून सबके लिए एक बराबर है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जो एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हो रहा है आप लोगों के यहाँ भी हुआ है, तो उस एसआईआर में आपको क्या करना है। एसआईआर कोई कानून नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका वोटिंग लिस्ट होता है उसको रिफ्रेश किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश होता है। तो रिफ्रेश के तहत जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है अपने गांव से भी वोट दे रहा है, फिर शहर में आ गया, शहर से भी वोट दे रहा है, तो अब उसका नाम किसी एक ही जगह रजिस्टर्ड रहेगा, दो जगह रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके साथ कह रहा है ओनली देन कैन द गवर्नमेंट ट्रूली रिप्रेजेंट विल द पीपल मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी व्यूज आर नॉट फिक्स्ड। ठीक, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की सोच जो हो वो बिल्कुल अलग अलग हो, एक दूसरे से मिलती जुलती ना हो। सही है? ऐसी कंडीशन में भी जब कानून सबके लिए एक बराबर हो जाता है तो फिर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। ठीक, तो सोच अलग अलग है लेकिन कानून एक ही है। आप वोट अलग अलग पार्टीज को देंगे लेकिन एसआईआर सबको ही कराना पड़ेगा। सही है? याद रखिएगा, मेजॉरिटी डज नॉट मीन रूल बाय एनी रिलीजियस, रेशियल और लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब यह भी नहीं है कि कोई रिलीजियस मतलब धार्मिक, या फिर रेशियल यानी गोरा काले का भेद, और लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी हो। लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी का मतलब क्या कि जहां कोई एक भाषा ज्यादा लोग बोलते हो उन्हीं को मेजॉरिटी दे दी जाए, ये भी गलत है। ठीक, तो मेजॉरिटी का सिर्फ यही मतलब है कि जिसको भी मेजॉरिटी मिली है वो रूल्स तो बनाएगा लेकिन रूल्स सबके लिए एक बराबर लागू किया जाएगा। तो ये इस चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद से एनसीईआरटी में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या लगता है कि अगर डेमोक्रेसी है देश में तो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा कि उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा? क्या लगता है? सवाल यही है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि किताब जो है वो 5-6 साल पहले पुरानी चीजें बताता है, 10-15 साल पुरानी बातें बताता है बस ये। लेकिन हम लोगों को ये जानना है, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाउ डेमोक्रेसी प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बताइए क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? क्या लगता है? बताइए, क्या डेमोक्रेसी होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? बताइए, डेमोक्रेसी होने से इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? सोचिए और अपने हिसाब से आंसर बोलिए। किताब पढ़ करके मत बोलिए, कोई फायदा नहीं है। ये किताब आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएगा। आप जाएंगे, आपका एक छोटा सा पाउच रहेगा ट्रांसपेरेंट, उसमें 2, 4, 5 और पेन बाहर से नजर आते रहते हैं और एक एडमिट कार्ड रहता है, वो भी जबरदस्ती उसमें हम लोग ठूस के भर देते हैं, जगह कम रहता है उस बॉक्स के। बताइए, हाउ डज द डेमोक्रेसी प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ? डेमोक्रेसी की वजह से आर्थिक स्थिति देश की कैसे सुधारी जा सकती है, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताइए।
बताइए कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है? आप बताइए। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ होगा क्या? तुम बताओ। ब्लू हाउस, ठीक। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? तो ट्रेड के ऊपर जितने भी लॉज बनाए जाएंगे, व्यापार के ऊपर जितने भी लॉज बनाए जाएंगे, जितने भी टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो सबके लिए एक बराबर होंगे। सही है? अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ठीक। जैसे मान लेते हैं कि देश में जीएसटी लागू हो, जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी में कोई भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए सेम परसेंटेज में लगता है। चाहे आप कार खरीदने जाए, चाहे ये खरीदने जाए, दोनों के लिए सेम परसेंटेज रिडक्शन है। यानी कि टैक्सेशन जो है वो इक्वल हो जाता है, हर जगह इक्वल टैक्सेशन हो जाता है सबके लिए। ठीक है। दूसरा, यूनिफॉर्म लॉज एंड ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, कोई बता सकता है? ठीक। ट्रेड बैरियर्स का मतलब है जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगाती है। हाँ, गवर्नमेंट उसको किसी न किसी तरीके से चेक करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। वो भी सबके लिए क्या है? एक जैसा। तो हर जगह यूनिफॉर्मिटी होने के कारण जो है वो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करते हैं, एक पॉइंट और बताइए कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सकता है। बहुत शानदार क्वालिटी का आंसर बताते हैं आपको। क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म इकोनॉमिक हेल्प बाय बैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब भी आपको बिजनेस करना है और आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तो आपको डेमोक्रेसी के अंदर बैंक्स जो है वो इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सबको क्या देगा? लोन देगा। और उस लोन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, एक गवर्नमेंट का रूल है, उसको कहते हैं एमएसएमई। सुने हैं? एमएसएमई का नाम सुने हैं? जिस किसी को भी 1.5 लाख रुपए के अंदर 1.5 लाख रुपए के अंदर का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो इंस्टेंट 2 घंटे के अंदर लोन प्राप्त कर सकता है। हाँ, 1.5 लाख रुपए के अंदर का लोन आपको इंस्टेंट किसी भी बैंक से मिल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% के आसपास होगा। ठीक। अब 1.5 लाख के अंदर कौन कौन से बिजनेसेस डाले जा सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई टेलर है, ठीक है, वो एक छोटा सा दुकान लेकर के क्या करना चाहता है? अब एक टेलर का शॉप डालना चाहता है। क्या इतने पैसे में संभव है? हो जाएगा। आपने जो गन्ने का रस बेचते हैं, उनकी एक मशीन आती है, वो उसको ड्राइव भी करते हैं और पीछे मशीन लगी रहती है। ठीक है, वो आपका इतने दाम में आ जाएगा। सही है, आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप 1.5 लाख के अंदर कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको कहते हैं लखपति दीदी। क्या लखपति दीदी नाम का अपना स्कीम सुने गवर्नमेंट का? लखपति दीदी, ठीक है, नहीं सुने? बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसमें महिलाओं को जो है वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो छोटे बिजनेसेस करने के लिए देती है, विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका नाम है लखपति दीदी। लखपति दीदी
इसके बारे में पढ़ा करिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं। सुकन्या योजना तो है ही, आप लोगों में से किसी न किसी का कराया भी गया होगा। सुकन्या योजना कराया गया है। सुकन्या योजना नहीं कराया गया है। आप लोगों के घर में जो छोटी बहनें हो, सुकन्या योजना उसका तुरंत जाके आज ही करा लीजिए। जिनके भी घर में छोटी लड़कियां हो, 10 साल के अंदर की लड़कियों का ही वो होगा, मतलब आप लोग अब उस एज कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। 10 साल के अंदर की लड़कियों का सुकन्या योजना कराना बहुत जरूरी। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लड़कियां जो है उनका सुकन्या योजना हुआ, उनके पिताजी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा भर रहे हैं। उनके शादी की एज तक लगभग उनको 25 से 30 लाख रुपए का एक भारी रकम मिलता है, अगर वो 5 साल के एज से 20 साल की एज तक पैसा जमा करते हैं। ये सुकन्या योजना जो है ये फ्री ऑफ टैक्स है, इस पे कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती है। इस वजह से ये एफडी से, और आपका एक और फंड आता है जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, सुने हैं क्या? इसको सुने हैं आप? प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग पीएफ कहते हैं, पीएफ है ना। पीएफ पे आपका टैक्स लगता है लगभग 7%। 7% इंटरेस्ट पे पीएफ आपको पैसा देता है, 7%। और ये पीएफ भी एक ऐसा फॉर्मेट है गवर्नमेंट का। फाइनेंशियल नॉलेज जो है स्कूल में बच्चों को बहुत कम सिखाया जाता है, खैर अभी हम लोग का टॉपिक भी नहीं है वो, लेकिन ये पीएफ जो है ये कराने से गवर्नमेंट से टैक्स फ्री हो जाते हैं। गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लेगी आपसे, ठीक है। आप एफडी कराते हैं तो गवर्नमेंट आपसे 10% टैक्स लेती है। जब भी एफडी का पैसा प्रॉफिट आएगा आपका, उसमें से तुरंत 10% खींच लिया जाएगा। उसको कहते हैं टीडीएस, सुने होंगे आप, ये टीडीएस सुने होंगे, टीडीएस कटता है, टीडीएस कटता है, ये बहुत सारे लोगों का कटता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और प्रोविडेंट फंड, सुकन्या योजना तुरंत अपने घर में जाकर के बताइएगा, अगर कोई छोटी बच्ची आपके घर में है तो उसका तुरंत करा लीजिए। किसी भी नॉर्मल बैंक से जाकर के आप सुकन्या योजना करा सकते हैं, इसको करा लीजिए, आपके बहन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की जो योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि सबको काम करने के लिए सही समय पे उचित पैसा दे दिया जा रहा है। तो ना, जैसे आप कोई एक दुकान कहीं किराए पे ले लीजिए, ठीक, सिंपल तरीका बताते हैं। आप कोई एक दुकान किराए पे ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि ये दुकान मैंने किराए पे ले लिया है और इसमें मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स आएंगे, वो इंक्वायर करेंगे, आप पता करेंगे कि आपने दुकान लिया है कि नहीं लिया है। उसके बाद आपको इस स्कीम के तहत जो है वो इतना पैसा दिया जाएगा। और अगर आप लड़की है तो आपको लखपति दीदी के तहत 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है। और कोई गवर्नमेंट के और कोई स्कीम्स जिसके बारे में आप जानते हो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता हो, ऐसे बहुत सारे और भी सारे स्कीम्स हैं, ठीक है। आपका एक, क्या आप आईपीएस स्कीम के बारे में जानते हैं? आईपीएस नहीं, आईपीएस वाला पुलिस ऑफिसर वाला बात नहीं है, ये आपका इंडियन पेंशन स्कीम है। जब गवर्नमेंट ने पेंशन खत्म कर दिया कि 2005 के बाद जितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, अब उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ठीक ठाक बजट जो है वो पेंशन देने में खर्चा हो रहा था। तो उसी समय ये आईपीएस नाम का एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। देखिए कितना शानदार स्कीम है ये स्कीम ये कहता है कि आप चाहे किसी भी एज के हो, किसी भी जाति के हो, आप अभी से अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए 500 रुपए से ही स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपका पर मंथ जो है, आप अपने खाते से 500 रुपया पेंशन स्कीम में डालते जाएंगे 60 के एज तक। कब तक? 60 के एज तक। 60 के एज तक में, अब ध्यान से समझिए,
60 के एज तक में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 टू द पावर n, पढ़ा होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इससे सिंपल सा काम करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 500, अभी 1 + 7 अपॉन 100 रेट से आपका एज 15 साल है तो 45 साल के लिए पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है, टू द पावर 45। 45 साल के बाद आप 60 साल के हो जाएंगे। 60 साल के बाद आपके पास जो भी पैसा होगा, ठीक है, वो आपको 60 साल से लेकर के जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। मतलब 60 साल के बाद पेंशन स्कीम आपका चलन चालू हो जाएगा अगर आप इस एज से पैसा डालना शुरू करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी स्कीम्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं? ये सब बनाए गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। समझ में आया? किसी भी घर के अंदर, आप लोगों में से किसके घर के अंदर बाबा दादी लोग हैं? हाथ उठाइए। बाबा दादी लोग किसके घर में हैं, जीवित हैं? किसके बाबा दादी अभी जीवित हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग ठीक ठाक लोगों के बाबा दादी जो है वो जीवित है। मानते हैं? मानते हैं, सही बात है, ठीक है। उनमें से कितने लोगों को पेंशन मिलता है? 1। अगर टोटल मान लेते हैं कि 8 लोग हैं, उसमें से पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है? 1 और 2, 3 लोगों को पेंशन मिल रहा है। 3 लोगों को अगर पेंशन मिल रहा है तो 5 लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सही बात है, मान के चले। देखिए ये जो 3 लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, इनके पास एक निश्चित समय पे पैसा आ जाता है। उस पैसा आने की वजह से इन तीनों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बाकी के जो 5 लोग हैं ना उनसे ज्यादा ही रहता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। जिन लोगों को भी पेंशन मिलता है, जितने लोग हैं, सबसे पहले तो वो अपने दवाई का खर्चा खुद पूरा कर लेते हैं। उसके बाद जिस दिन पेंशन आता है उस दिन उनके घर वाले उनसे बहुत प्रेम करते हैं, सही बात है, हा? या फिर उसके 2 दिन पहले से ही जब पेंशन आने वाला रहता है तब बाबा के आगे पीछे, बाबा इस बार ये वाला कपड़ा खरीदना है तो ये खरीदना है, तो 2 दिन पहले से फिर बाबा को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है। फिर पेंशन का पैसा आने के बाद 1 हफ्ते के बाद प्रेम थोड़ा कम होने लगता है। कहने का मतलब यही है कि ये आदमी जिसको पेंशन मिल रहा है, ये 60 के एज में भी इसकी वैल्यू परिवार में बनी हुई है ज्यादा कंपैरिजन टू इन लोगों के। मतलब ये हुआ कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेंगे तो आपको आपके जीवन के अंत तक इज्जत मिलेगा, और ये स्कीम आपको आपके जीवन के अंत तक जो है मजबूती प्रदान करेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो। समझ में आया? क्योंकि इस स्कीम में मैं अभी से ही जो है 1200 रुपए महीना डालता हूं, लगभग 5 साल से मैं इसमें डाल रहा हूं। हाँ, मैं 5 साल से डाल रहा हूं। अब बात करते हैं बुढ़ापे की। तो जब मैं 31 का था तो मैंने स्कीम शुरू किया था, अभी मैं 36.5 का हूं, तो लगभग 36.5 का हूं, तो उस हिसाब से मेरा 5 साल से लगभग हुआ 5.5 साल के आसपास। और अभी मुझे इसमें पैसा मान लेते हैं डालना है लगभग 24 साल, समझ में आया? उसके बाद से मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर इस 24 साल के पहले ही मेरा देहांत हो जाता है, मैं मर जाता हूं, तो वो सारा पैसा जो है वो घर के किसी मेंबर को, वाइफ को, या फिर माँ को, पिता को, जो लोग जीवित रहेंगे, या बच्चा, उसको ये पैसा जीवन भर मिलता रहेगा। और जब जब उसके खाते में मेरा पैसा आता रहेगा वो रोज रोज मुझे याद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको याद किया जाए तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू करिए आप इससे, है कि नहीं? जैसे बाबा अगर नहीं रहते हैं तो वो पैसा किसके हाथ में आता है?
दादी के हाथ में आएगा, अगर बाबा नहीं है तो होता है। एक मिनट, क्या? देखो अब हम इसके बारे में बताते हैं तुमको गवर्नमेंट केवाईसी कराती है, होता है ना केवाईसी, इसको कहते हैं नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर के तहत ये लगभग हर 6 महीने के बाद जो है, हर 6 महीने के बाद गवर्नमेंट इस चीज को क्या करेगी, केवाईसी कराएगी। तो केवाईसी कराएगी तो जिस आदमी के नाम पे पेंशन आ रहा है उसका अंगूठा लगेगा और स्कैन होगा, तो उसको हर 6 महीने के बाद वहां जाना पड़ेगा। और अगर वो एक भी बार मिस करता है तो गवर्नमेंट तो उसका तुरंत वहां से कैंसिल कर देगी। सिंपल तरीका है। हाँ, साल 6 महीने तक ले सकते हो, फिर इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी के बाद फिर तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, बुलडोजर बाबा है ही। कहने का मतलब यही है कि ये चीटिंग का लेवल जो है ये पहले ज्यादा था। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो स्कूल जा ही नहीं रहे, लेकिन उनका अटेंडेंस पहले लग जाता था। लेकिन अब एक छुट्टी के लिए अभी एक दिन में बीच में आया नहीं था स्कूल, तो उसमें मेरे एक अंकल है, उनको सरकारी छुट्टी लेनी थी स्कूल से। उनको छुट्टी लेने में लगभग आधा घंटा लगा। आधे घंटे में वो फोन पे एक फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भर करके अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद फिर उनके पास ओटीपी आया, तो कौन कौन सा मैसेज आया, फिर जाकर के उनकी छुट्टी कंफर्म हुई। तो आजकल छुट्टी भी ऑनलाइन मिलती है। मतलब चीटिंग का काम जो है पहले से बहुत कम हो गया है, इंटरनेट की फैसिलिटी आ जाने की वजह से। समझना? इस तरीके से पेंशन स्कीम या फिर प्रोविडेंट फंड या फिर सुकन्या योजना या फिर लखपति दीदी, इस तरह की जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है, उसका लाभ जो है वो आप तक पहुंचना चाहिए। केवल राशन कार्ड तक ही सीमित न रहिए कि 20 किलो अनाज ले लिए और उससे आपका घर चल जाएगा। ठीक है।